Gravitation is the force of attraction between two objects in the universe। मतलब कि जो ग्रेविटेशन होता है वो हमारा क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट। मान लीजिए मेरे पास अगर दो ऑब्जेक्ट हैं, एक M1 और एक M2, तो ये दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे with a force is called gravitation। so this is gravitation। अब ये ग्रेविटेशन हमारी एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, मतलब हमें इसमें कोई भी एक फिजिकल एक्शन की ज़रूरत नहीं होती है। जो ग्रेविटेशन होती है मे बी द अट्रैक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट बाय द अर्थ। जैसे कि जो हमारी ग्रेविटेशन होती है वो किसी भी अट्रैक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट के कारण भी हो सकती है। इफ़ अ बॉडी इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ सर्टेन हाइट इट फॉल्स डाउनवर्ड ड्यू टू अर्थ ग्रेविटी। मान लीजिए मेरे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है और मैंने उसे ऐसे ही छोड़ दिया, तो वो क्या होगा, उसे अर्थ की ग्रेविटी के कारण वो नीचे आएगा। ओके, तो ये क्या है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। दूसरा केस अब आप देखिए, जो ग्रेविटेशन होता है इट इज़ मे बी द अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इन आउटर स्पेस। जो ग्रेविटेशन है वो हमारा क्या है, आउटर आउटर स्पेस के अट्रैक्शन में भी यूज़ हो सकता है। जैसे कि अट्रैक्शन बिटवीन द अर्थ एंड मून, अट्रैक्शन बिटवीन द सन एंड प्लैनेट्स। सेंट्रिपिटल फोर्स क्या है, जो सेंट्रिपिटल फोर्स होती है वो हमारी हमेशा टूवर्ड्स द सेंटर होती है। जैसे कि मान लीजिए हमारा सन है और ये हमारी अर्थ है, तो ये क्या करती है, इसके चारों ओर रेवोल्यूशन करती है। ओके, जब ये रेवोल्यूशन करती है तो क्या होता है, ये हमेशा टूवर्ड्स द सेंटर जाने का प्रयास करती है, जिससे क्या होता है, ये हमारे सोलार सिस्टम से दूर नहीं जाती है। ओके, तो ये क्या है, हमारा एक सेंट्रिपिटल फोर्स का एग्जांपल है। अब व्हेन अ बॉडी मूव इन अ सर्कुलर पाथ इट चेंजेस इट्स डायरेक्शन एट एवरी पॉइंट। द फोर्स विच कीप्स द बॉडी इन द सर्कुलर पाथ एक्ट्स टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल। वही मैंने आपको बताया, जो हमारी सेंट्रिपिटल फोर्स होती है हमेशा टूवर्ड्स द सेंटर पाई जाएगी, टूवर्ड्स द सेंटर। अच्छा, अब हम मूव करते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अच्छा, ये लॉ का कहता है, ये लॉ हमारा यही कहता है कि जो हमारा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद अ फोर्स विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दैम। मतलब मान लीजिए हमारे पास दुनिया में कोई भी ऑब्जेक्ट है, वो क्या करेगा, एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट से अट्रैक्शन होगी, और क्या होता है, जो हमारा जो फोर्स होगी हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी उसके प्रोडक्ट ऑफ मासेस के। ओके, एंड इन्वर्सनली प्रोपोर्शनल होगी इसके रेडियस ऑफ स्क्वायर की, मतलब डिस्टेंस का स्क्वायर। अच्छा, जब हम इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कांस्टेंट को हटाएंगे तो हमें कांस्टेंट के लगाने की आवश्यकता होगी। जब इसे इक्वल से हटाएंगे तो हमें जी लगा देंगे, और जिस जी की वैल्यू क्या होती है हमारी, वो होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg। ओके, तो ये हमारा यूनिवर्सल लॉज ऑफ ग्रेविटेशन है, जो किसने दिया था, न्यूटन ने दिया था। अच्छा, सो आई होप आप यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन समझे होंगे। फ्री फॉल क्या है, हमारी फ्री फॉल एक ऐसी कंडीशन होती है, या आप एक स्टेट कह लीजिए, जिसमें क्या होता है, हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी फोर्स कर रही होती है और अदर फोर्स अप्लाई नहीं होती है। ओके, जैसे कि मान लीजिए अगर हमारे पास कोई बॉल है और मैंने उसे नीचे ड्रॉप किया, तो क्या होगा, उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशन की फोर्स लगेगी, तो ये हमारा क्या एक फ्री फॉल है। ओके, जैसा कि आप पढ़ सकते हैं, द अर्थ अट्रैक्ट ऑब्जेक्ट टूवर्ड्स इट ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। मतलब जो हमारी अर्थ होती है वो उसे ग्रेविटेशनल फोर्स की तरफ से अट्रैक्ट करेगी। व्हेन एन ऑब्जेक्ट फॉल टूवर्ड्स द अर्थ, जब क्या हो, कोई ऑब्जेक्ट हमारा धरती के तरफ आता है, ड्यू टू द अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स इट इज कॉल्ड फ्री फॉल। मतलब क्या है, ये हमारे किसकी वजह से होता है, अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हमारा फ्री फॉल होता है। ओके, अब ये हमारा फ्री फॉल को हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी कहते हैं, या हम इसे डिनोट भी करते हैं स्मॉल जी से और
देखिए मैं आपको एक डिफरेंस बताता हूँ कैपिटल जी एंड स्मॉल जी। देखिए जो कैपिटल जी है ये तो हमारा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, और जो हमारा स्मॉल जी है वो हमारा क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। आपको ये डिनोटेशन में कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। अब देखिए मैं आपको एक फॉर्मूला देता हूँ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को ड्राइव करने के लिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, हमारा न्यूटन का सेकंड लॉ लगाना है जो कि क्या है, F इक्वल एम ए, मतलब फोर्स, और ये हमारा होता है मास, और ये होता है हमारा एक्सेलरेशन। ओके, तो क्या है, ये हम एक्सेलरेशन को एम जी लिख सकते हैं आसानी से। ओके, जब हम एम जी लिख देंगे फिर हम जी लगा सकते हैं। जी क्या है, हमारा एक ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इनटू ये एम, ये हमारा स्मॉल एम और ये कैपिटल एम। तो ये क्या है, हमारे प्रोडक्ट ऑफ मास डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें ये इक्वेशन फॉर्मूला देगी जी इक्वल कैपिटल जी एम इंटू एम अपॉन डी स्क्वायर। जब ये आप क्या करेंगे, जब आप वैल्यूज पुट कर देंगे तो जी हमें क्या वैल्यू देगा, स्मॉल जी की वैल्यू क्या होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये क्यों, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब मैंने मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्यों लिखा, क्योंकि एक्सेलरेशन की ऐसा यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आपको इतनी बात याद होनी चाहिए क्या होता है फ्री फॉल, और हमने इसे कैसे डिराइव किया, और छोटे जी की वैल्यू क्या है, और बड़े जी और छोटे जी में क्या डिफरेंस है, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस हैं पेपर में पूछे जाते हैं। मास क्या है और वेट क्या है। देखिए जो हमारा मास होता है वो क्या होता है, मास ऑफ अ बॉडी इज़ द मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया। देखिए जितना ज़्यादा मास मास होगा उतना हमारा इनर्शिया होगा। अच्छा इनर्शिया होता क्या है पहले ये मैं आपको बताता हूँ। जो इनर्शिया होता है ये हमारा एक रेसिस्ट करता है किसी भी मोशन को। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आप बस में बैठे हैं और क्या बस ने अगर थोड़ा सा शार्प टर्न ले लिया तो आप क्या कहेंगे, आप थोड़ा सा झुकते हैं उस तरफ, तो क्या होता है ये हमारा इनर्शिया है। मतलब क्या करें, रेसिस्ट करें हमें मोशन से। ओके, तो if the mass of a body is more then its inertia is more. Okay, the mass of a body is constant and does not change from place to place. जो हमारा मास होता है किसी भी बॉडी का वो कभी भी चेंज नहीं होता है, वो हमेशा एक जगह से या दूसरी जगह हमारा चेंज नहीं होगा, ये हमारा एक कांस्टेंट होता है। मान लीजिए अगर आप और किसी प्लेनेट पे चले जाएं तो भी आपका मास चेंज नहीं होगा, आपका हमेशा वेट चेंज होता है पर मास कभी भी चेंज नहीं होगा। देखिए मास को हमें मेज़र करने के लिए एक ऐसा यूनिट होती है, वो होती है केजी। ओके, ये हमारी ऐसा यूनिट की फुल फॉर्म क्या होती है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। ओके, सॉरी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ यूनिट। ओके हाँ, तो हम मास को मेज़र कैसे करते हैं, हम मास को एक हमारा इंस्ट्रूमेंट होता है हम उसे कहते हैं टू पेन बैलेंस, या हम इसे अपने यहाँ तराजू भी कहते हैं। अब देखिए वेट क्या है, वेट हमारी एक फोर्स है जो कि हमें अर्थ के कारण लगती है। तो वेट का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मास हमें रखना है, जी की वैल्यू कितनी है 9.8, पर हम इसे कभी कभी कैलकुलेशन इजी करने के लिए 10 भी यूज़ कर लेते हैं। सो मान लीजिए आपका वेट, आप जानना चाहते हैं कि आपका वेट अर्थ पर कितना लग रहा है, तो हमारा वेट कितना होगा, मास मान लीजिए आपका 40 kg है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमारी 9.8 है। जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये अप्रॉक्स में आपको 400 दे देगा। ओके, और हमारी इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है, इसकी ऐसा यूनिट होती है न्यूटन, तो आपको एन लिख लेना है। ओके हाँ, अब देखिए जो हमारा जैसे जैसे वेट बढ़ेगा उतना ज़्यादा हमारा मास होगा। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून। देखिए जो हमारा वेट होगा ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट हमारे पास है जिसका अर्थ का जो हमारा वेट है उसका मान लीजिए 60 न्यूटन है, और वहीं हम उसे अगर मून पर ले जाते हैं तो उसका जो हमारा वेट होगा वो हमारा 1/6 होगा उसका, मतलब 1/6 ऑफ 60 कितना होगा, ये हमारा 10 न्यूटन होगा। तो ये रिलेशनशिप आपको पता होना चाहिए। अगर अर्थ का जो हमारा
वेट कितना होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और जो हमारा मून पर जो आप वेट ले जाएंगे तो उसकी जी की वैल्यू अलग होगी, जिसके कारण क्या होगा, जो वेट होगा वो भी हमारा उसके ऊपर अफेक्ट डालेगा और इसलिए हमारा जो वेट होता है वो चेंज कर जाएगा। ओके, अब देखिए जो हमारी अर्थ का मास कितना होता है। अर्थ का मास हमारा होता है 5.98 इंटू 10⁻24। इसे हम कभी कभी 6 इंटू 10⁻24 kg भी ले लेते हैं। और रेडियस हमारी क्या होती है, रेडियस हमारी होती है 6400 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर इसकी रेडियस होती है, किसकी, अर्थ की। और जो हमारी मून की जो मास है वो कितना है 7.36 इंटू 10⁻22। और मून का रेडियस हमारा कितना होता है 1.74 इंटू 10⁻6 मीटर। सो आपको ये डाटा याद रखना चाहिए क्योंकि ये कैलकुलेशन में हेल्प करेगा। अब चलिए हम कुछ ये आपको याद रखनी चाहिए ये बात। द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून इज 1/6 ऑफ इट्स वेट ऑन द अर्थ। अब हम पढ़ते हैं कुछ थ्रस्ट और प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे। देखिए थ्रस्ट क्या है, जब भी आप किसी भी सरफेस के ऊपर एक परपेंडिकुलर फोर्स डालते हैं तो उसे हम कहते हैं थ्रस्ट। परपेंडिकुलर फोर्स क्या होती है, जब आप 90 डिग्री एंगल बना के किसी भी सरफेस के ऊपर फोर्स डालेंगे तो वो हमें उसे कहेंगे थ्रस्ट। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आप जब जो हमारी कील होती है आप दीवार में गाड़ते हैं तो उसे आप कुछ ये मान लीजिए हमारे पास वॉल है और आप ये हैं, तो आप क्या करेंगे, इस वॉल पे 90 डिग्री का एंगल मार के आप क्या करते हैं, उससे ठोकते हैं और जिससे क्या होता है वो दीवार के अंदर फंस जाती है। तो ये हमारा क्या है, एक थ्रस्ट का एग्जाम्पल है। और थ्रस्ट हमारी कैसी फोर्स है, एक कॉन्टैक्ट फोर्स है। ओके, देखिए प्रेशर क्या होता है, प्रेशर का फॉर्मूला होता है थ्रस्ट अपॉन एरिया। थ्रस्ट मानी फोर्स या फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर को अगर मैं डिफाइन करना चाहूँ तो मैं कह सकता हूँ प्रेशर इज द फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट एरिया ऑफ अ सरफेस। एग्जाम्पल के लिए मैं जैसे कि कहूँ कि द इफेक्ट ऑफ थ्रस्ट ऑन लूज सैंड इज लार्ज वाइल स्टैंडिंग दैन लेइंग डाउन। देखिए जब हम खड़े होते हैं तो ज़्यादा प्रेशर होता है सैंड के ऊपर और जब हम लेटे होते हैं तो कम होता है। मैं आपको प्रेशर से और रिलेटेड एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए आपके पास एक नाइफ है, उसका जो ब्लंट एज होता है वो क्या करता है, कम प्रेशर डालेगा और जो हमारा शार्प एज होता है वो ज़्यादा प्रेशर डालता है। ऐसा क्यों, क्योंकि एक रिलेशनशिप होता है इसके बीच में जो कि है प्रेशर इक्वल फोर्स अपॉन एरिया। देखिए जब अगर एरिया बढ़ा तो प्रेशर हमारा कम है और अगर एरिया कम हुआ तो प्रेशर ज़्यादा है। तो मतलब मैं क्या कह सकता हूँ, जो प्रेशर है वो मेरा इन्वर्सनली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि जो हमारा प्रेशर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स के। तो आपको दो रिलेशनशिप पता होनी चाहिए। अगर आपने फोर्स बढ़ाई तो हमारा क्या होगा, प्रेशर बढ़ेगा, और अगर फोर्स घटा दी तो प्रेशर कम हो जाएगा। अगर आपने एरिया बढ़ा दिया तो प्रेशर कम और एरिया कम कर दिया तो प्रेशर ज़्यादा। ओके, तो आपको ये दो रिलेशन पता होने चाहिए। अभी देखिए हमारी थ्रस्ट की ऐसा यूनिट क्या होती है, पास्कल्स। देखिए एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था ब्लेस पास्कल, तो उनके नाम पर ये हमारी एक ऐसा यूनिट रखी गई थी। और अगर हमारी ऐसा यूनिट की बात कही जाए तो हम उसे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर यूज़ करते हैं जनरली। ओके, अब हम पढ़ेंगे प्रेशर इन फ्लूइड। देखिए जो हमारा लिक्विड फ्लूइड क्या होता है, ये हमारा लिक्विड प्लस गैस होता है। जो हमारा प्रेशर लगता है किसी भी लिक्विड या गैस में वो हर जगह लगता है। ओके, मतलब वो वॉल ऑफ द लिक्विड एंड वॉल ऑफ गैस। द फ्लूइड एग्जिट प्रेशर ऑन बेस एंड वॉल ऑफ कंटेनर। मान लीजिए आपके पास एक कंटेनर है इस प्रकार से, उसमें वाटर भरा है तो उसमें क्या होगा, जो प्रेशर डालेगा वाटर वो हर जगह से होगा, नीचे ऊपर दाएं आएँ बाएं। ठीक है, तो मतलब ऑल डायरेक्शन में जो हमारा प्रेशर लगता है, किसमें, फ्लूइड में। इसी प्रकार से गैसेस में भी होता है हमारा। जैसे कि मान लीजिए आपके पास एक बलून है, उसमें आपने गैस फिल कर रखी है, तो जो हमारा जो रैंडम मोशन होगा गैस का वो क्या होगा, हर जगह होगा। वो तो ये नहीं देखेगी आगे जाए या पीछे,
वो प्रेशर हर जगह इक्वल देगी। ओके, बुओयेंसी क्या होती है या अपथ्रस्ट। अगर मैं आपको आसान भाषा में समझाना चाहूँ तो आपने जो बाल्टी देखी होगी अपने घर पर, वो क्या होती है, उसमें अगर आप पानी भरा है और आपने मग डाल दिया उसमें, और जो मग है हमारा बिल्कुल बॉटम पे आ गया, और अगर आप उसे उल्टा मग को उठाएंगे तो आपको थोड़ी सी फोर्स लगानी पड़ेगी उठाने के लिए। क्यों? उस पर ऊपर बॉयंसी फोर्स लगती है। और अगर आप उस मग को अगर आप सीधा डालते हैं बॉटम पे इस प्रकार से, तो जो हमारा मग होगा वो ऑटोमेटिकली ऊपर आ जाएगा, आपने देखा होगा। तो जब हमारा मग ऊपर आ रहा होता है तो उसके ऊपर कौन सी फोर्स लग रही होती है? बॉयंसी। इसलिए हम कहते हैं बॉयंसी को ये हमारे क्या है, अपवर्ड फोर्स है। ओके, जैसे कि आप देख सकते हैं इस वाटर में जो आइस है हमारी ऊपर तैर रही है, तो ये क्या है, ये बॉइंट फोर्स के कारण है। ओके, हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि है वाई ऑब्जेक्ट फ्लोट और सिंक इन वाटर। क्यों जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है वो फ्लोट करता है या सिंक हो जाता है? देखिए, 3 रीजंस होते हैं। सबसे पहला रीज़न तो ये है कि अगर जो हमारी पॉइंट फोर्स है वो बड़ी है किसके, वेट से, तो हमारा जो ऑब्जेक्ट होगा वो तो हमारा अगर इमर्स होगा, मतलब आधा आधा पानी में, आधा वॉट आधा ऊपर। ओके, तो ये पहला केस है। दूसरा केस हमारा ये होता है पॉइंट फोर्स और वेट हमारे इक्वल हैं, तो ये हमारा क्या करेगा, फ्लोट होगा, मतलब ऊपर रहेगा। और अगर तीसरा केस क्या है, जो बियॉन्ड फोर्स है हमारी कम है वेट से, मतलब वेट ज़्यादा है और फोर्स कम है, तो इन केस हमारा जो ऑब्जेक्ट होगा वो सिंक हो जाएगा, मतलब पानी के अंदर डूब जाएगा। तो ये मेजर 3 कारण होते हैं। मैं आपको कुछ एक्टिविटी बताता हूँ। आपको क्या करना है, आपको कुछ वाटर लेना है अपने बीकर में, बीकर माने कोई ग्लास होगा। टेक अ पीस ऑफ कॉर्क एंड आयरन नेल ऑफ द सेम मास। आपको क्या करना है, कॉर्क लेना है। कॉर्क क्या होती है, ये हमारा एक डेड सब्सटेंस होती है जो कि हमारा एक प्लांट से ली जाती है। और आयरन नेल मतलब कील। प्लेस देम ऑन द वाटर, आपको वाटर के ऊपर उसे रखना है। द कॉर्क फ्लोट एंड द नेल सिंक। तो क्या होगा, आप ऑब्जर्व करेंगे जो कॉर्क होगी वो हमारी क्या करेगी, फ्लोट करेगी, और बल्कि जो हमारी नेल होगी वो हमारी डूब जाएगी। क्यों? क्योंकि उनके जो हमारे वेट है वो ज़्यादा है से पॉइंट फोर्स से, इसलिए ऐसा हो रहा है। द कॉर्क फ्लोट बिकॉज द डेंसिटी ऑफ अ कॉर्क इज लेस दैन डेंसिटी ऑफ वाटर। मतलब जो कॉर्क की डेंसिटी थी वो हमारी क्या थी, कम थी, और जो हमारी नेल की डेंसिटी थी वो हमारी ज़्यादा थी। ओके, तो इसलिए हमारा ये काम हुआ था। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ये हमारा क्लास 9th का बहुत बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि क्या कहता है, मान लीजिए when a body is partially or fully immersed in a fluid it experiences an upward force। जब भी कोई हमारी बॉडी है अगर वो आधी पानी में डूबी है और या तो इमर्स है या फ्लोट हो रही है, तो वो क्या करेगी, एक फोर्स को एक्सपीरियंस करेगी। और वो फोर्स कौन सी हो गई, बियॉन्ड फोर्स या अपवर्ड फोर्स, जो कि इक्वल होगी जितना उसने क्या किया होगा, पानी को या फ्लूइड को डिस्प्लेस किया होगा। मान लीजिए आपके पास एक बकेट है, उसमें यहाँ पूरा पानी भरा है पूरा, और आपने क्या किया, उसमें मग डाल दिया। जैसे ही आप मग डालेंगे तो थोड़ा सा तो पानी नीचे आएगा, तो इसका वेट और उसने जितना पानी डिस्प्लेस किया है वो हमारा क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर। वेट इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर होगा। तो ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल कहता है। ओके, अब देखिए आर्किमिडीज प्रिंसिपल का हम यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं। देखिए, जो हमारी शिप्स होती हैं हमारी समुद्र या ओशियन में क्या करती हैं, हमारी मतलब चलती हैं। ऐसा क्यों हो पाता है, क्योंकि जो हमारा शिप होती है, जो ऊपर तो हमारा एकदम भरा होता है, पर जो नीचे वाला पार्ट होता है वो हमारा होलो होता है, मतलब खाली होता है, जिसके कारण हमारी वो शिप होती है वो तैर पाती है। अब सबमरीन में हम इसका यूज़ करते हैं, जिससे कि हमारा मान लीजिए ओशियंस के अंदर हमारी सबमरीन होती है, जिससे ज़्यादा प्रेशर हो, और प्रेशर से बचने के कारण हम आर्किमिडीज प्रिंसिपल का यूज़ करते हैं। ओके, हाइड्रोमीटर का हम यूज़ करते हैं। देखिए, हाइड्रोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो क्या करता है, मेज़र करता है किसी भी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी को। एंड हाइड्रोमीटर इज यूज टू डिटरमाइन द डेंसिटी ऑफ लिक्विड। लैक्टोमीटर यूज टू डिटरमाइन प्योरिटी ऑफ मिल्क।
देखिए लैक्टोमीटर क्या होता है, ये हमारी दूध की प्योरिटी को बताता है कि ये ज़्यादा प्योर है या कम प्योर है। ओके, अब मूव करते हैं डेंसिटी और रिलेटिव डेंसिटी, जो कि हमारा इस लास्ट टॉपिक है। डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज द मास ऑफ यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस। देखिए जो डेंसिटी होती है वो क्या होती है हमारी, ये मास होती है किसी भी वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस में। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होगा? मास अपॉन वॉल्यूम, और वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा हमारा? डेंसिटी इंटू मास। ओके, मतलब आपको एक रिलेशनशिप पता होना चाहिए, डेंसिटी इक्वल मास अपॉन वॉल्यूम। अब जो हमारी डेंसिटी होती है वो उसका ऐसा यूनिट क्या होती है? किलोग्राम पर मीटर क्यूब। इसे मैं ड्राइव करके दिखाता हूँ। देखिए मास की ऐसा यूनिट क्या थी? केजी। और वॉल्यूम की हमारी ऐसा यूनिट क्या है? मीटर क्यूब। तो हमारी क्या बन गई? किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये हमारी इसकी ऐसा यूनिट बन गई। तो आपको आप ड्राइव करके भी ऐसा यूनिट कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे रिलेटिव डेंसिटी। देखिए जो रिलेटिव डेंसिटी होती है वो हमेशा डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन में डेंसिटी ऑफ वाटर लेते हैं। मान लीजिए कोई सब्सटेंस हमारे पास गोल्ड मतलब Au, और हमारे पास डेंसिटी ऑफ वाटर मान लीजिए 1 है इन अ स्टेट ऑफ लिक्विड स्टेट। तो ये हमारी गोल्ड की डेंसिटी कितनी दे रखी है? मान लीजिए 5, और डेंसिटी ऑफ वाटर में दे रखी है 1। तो रिलेटिव डेंसिटी क्या हो जाएगी? 5। और जो रिलेटिव डेंसिटी होती है उसकी कोई हमारी ऐसा यूनिट नहीं होती है। सो यहीं हमारा ये कॉन्सेप्ट ख़त्म होता है। पर जाने से पहले आप कुछ इक्वेशन और मोशन जान लें। देखिए जो हमारी v बराबर u प्लस जी टी एस इक्वल यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, सॉरी एस को आप एच से रिप्लेस कर दें, और वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2gh। ये आपको 3 इक्वेशंस पता होनी चाहिए। जब भी हमारा डाउनवर्ड मोशन होगा तो हम इसे पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, और जब भी हमारा अपवर्ड मोशन होगा तो हम इसे नेगेटिव कंसीडर करेंगे। इन जहाँ प्लस है हमें माइनस कर देना है। तो आपको ये बात याद रखनी है, ये हमारी क्वेश्चंस में यूज़ होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक इट, सब्सक्राइब इट।